हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों आज इस सीजन का 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में लास्ट जो पिछला क्लास हुआ है उसमें 100 क्वेश्चन तक हो गया प्रागैतिहासिक काल से। अभी कम से कम इसमें टोटल 163 क्वेश्चन थे, जबकि अभी 100 100 हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से 63 क्वेश्चन और है यहाँ से लेकर के। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि लूसेंट बुक जो एमसीक्यू वाली बुक होती है, लूसेंट की ग्रीन वाली, उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। उसको पूरे तरीके से सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है, क्योंकि उसमें सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी एग्जाम को उसमें इंक्लूड किया गया है, और उसमें सभी पीवाईक्यू पूछे गए हैं। चाहे वो कोई एग्जाम ले लो, चाहे छोटा से बड़ा तक, हर एग्जाम को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसीलिए सभी एग्जाम को एक ही जगह आपको मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए इस लूसेंट बुक को कराया जा रहा है। तो आपको कहीं से भटकने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू इसमें हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। ये आपने कर लिया अच्छे से तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से भटकाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस आंख मूंद के इसे अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो टॉपिक गलत हो उसको नोट करके अपने बुक या नोट से रिवाइज करिए। पुनः आकर के फिर इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फिर से लगाइए, देखिए क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। और अपने अप्रोच को सुधारिए, क्योंकि आप थ्योरी बेसिस पे लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अपने अप्रोच को सुधारेंगे, यानी प्रैक्टिस टू रिवाइज करेंगे टॉपिक ओरिएंटेड एंड क्वेश्चन फॉर्म में। मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड आपने रिवाइज कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको कहीं से भटकने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी रिवाइज को कंप्लीट करेंगे, ना कि कोई अदर चीज आप फालतू में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन 101 क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करने को। तो आपको पता होगा कि राजस्थान दोस्तों कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है, ये हमको सबको पता है। दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, महुहर झारी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, माहूर झारी में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक की बात कर ले तो दोस्तों भाई हुल्लूर में पड़ता है। कहाँ मेरे भाई, हुल्लूर में। ठीक है, और उसके बाद अगर तमिलनाडु की बात करें तो कहाँ कहाँ पड़ेगा, आदिचन्नालूर में पड़ता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों, कम से कम इसे 10 से 15 हजार क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। तो आप बताइए, जब 10 से 15 हजार क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो उसके बाहर से कहीं नहीं जाएगा। केवल आप लोग भटकाव में रहते हैं कि हमें ये बुक पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है। प्लीज एक बार विश्वास मान के देखिए, इस बुक को आपने अगर देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो फिर से देख लेना। इस बुक में ऐसी कोई एग्जाम्स नहीं है जिसको इसमें कवर नहीं किया गया हो। हम किस चीज को प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, टेस्ट करते हैं ना। टेस्ट सीरीज का लेवल कभी हाई रहता है, कभी डाउन होता है। आप सीधे पीवाईक्यू उठाइए, जितने भी पीवाईक्यू सोल्व कर लीजिए। अगर उसमें से क्वेश्चन उसमें से बाहर हो जाए तो आप इस कमेंट बॉक्स में आकर लिख के जाना कि मैंने क्या कहा था और क्या हुआ आपके साथ। ऐसा कभी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि पैटर्न जो होता है वो पीवाईक्यू से सेट किया जाता है, ना कि टेस्ट सीरीज से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पूरा तात्विक स्थान पर विचार करना है। तो आइए विचार कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें कह रहा है कि उनका सही क्रम लगाना है, मतलब सही क्रम लगाना है। तो आइए हम सही क्रम लगा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको कोशिश करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला हो जाएगा कुरनूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला कुरनूल हो जाएगा। उसके बाद दूसरे की बात कर ले तो दूसरा दमदमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा तो टेक्कल कोट हो जाएगा। उसके बाद नए कुंड हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 1 2 1 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए तीसरे क्वेश्चन यानी 103वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी लोहा प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है या नहीं थी, जो भी आप समझ लीजिए। तो 103 का जवाब देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो गैरिक मृद भांड संस्कृति है वो शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पे चलते हैं। कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 104 का जवाब देंगे दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, आइए हम नजर डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बड़े पत्थरों से घिरे हुए या घिरी हुई समाधियां और कब्रें। ठीक है, ये उपयोग में लाए जाते थे। आइए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत में वृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। यूपीपीसी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 105 का जवाब देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लौह का काल या लौह काल से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 106 नंबर पे।
106 नंबर कह रहा है फिर से हमें मिलान करने को बोला है, तो हमें मिलान करना है दोस्तों। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। तो कह रहा है कि पलवाय जो है दोस्तों, पलवाय कहाँ पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, जो पलवाय है वो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पिकली हल जो है दोस्तों कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। वहीं पे अगर बात करें हम पोरकालम की, तो वो केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल में ये जगह है। उसके बाद सेंगुड़म की बात कर लें तो वो कहाँ है दोस्तों, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि इस पे आने वाले समय में प्रैक्टिस के लिए, चैनल केवल प्रैक्टिस के लिए बनाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया। आपके डिमांड के हिसाब से इस पे कंटेंट लाए जाएंगे, ना कि कोई भी अपने मन से लाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखिए। ये चैनल केवल आपके लिए बनाया गया है, इस पे कोई कॉस्ट, कोई पेड कोर्स या कोई फीस वगैरह वाली सिस्टम का इसमें कोई लोचा है ही नहीं है। ठीक है, इसमें केवल प्रैक्टिस चलेंगी, क्योंकि आप लोग थ्योरी बहुत पढ़ते हैं, प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हमें सिलेक्शन से दूर रहना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा मेरा कोई भाई बहन इससे सिलेक्शन से दूर रहे, इसलिए हमने इस प्रैक्टिस का मुद्दा उठाया है। इस बुक के अलावा भी जो भी टॉप लेवल की प्रैक्टिस सेट रहेंगे, मैं सबको इस पे कवर करूंगा, ताकि आपका क्वेश्चन इतने लेवल पे प्रैक्टिस हो जाए कि उससे बाहर आने की कोई नौबत ही ना आए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, विदाउट आपकी सपोर्ट के पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए 107 पे चलते हैं। 107 क्या कह रहा है दोस्तों, 107 में हमें मिलान करने की बात कर रहा है। तो सोहन को अगर मिलाते हैं तो सोहन कहाँ है दोस्तों, एक सेकेंड, सोहन घाटी की बात करते हैं दोस्तों। सोहन घाटी कहाँ किस काल में पाया जाता है, पूरा पाषाण काल में। किस काल में दोस्तों, पूरा पाषाण काल में। अगर वही बात करें बुर्ज होम की बात करें दोस्तों, बुर्ज होम जो है वो कहाँ मिल जाए, किस काल में मिलेगा, वो नवपाषाण काल में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद रंगपुर की बात कर लेते हैं। रंगपुर ताम्र प्रसार से संबंधित है। ठीक है, रंगपुर गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आदि चन्नलूर जो है वो किस काल में आपको देखने को मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको महापाषाण काल में। ठीक है, यूपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 108 पे चलते हैं। 108 भी हमें मिलान करने की बात कर रहा है। तो यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हल्का सा थोड़ा सा कट गया है क्रॉप करते समय। तो आइए 108 पे चलते हैं दोस्तों। 108 का जवाब देख लेते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि बस्ती जो स्थल है वो चिराद में है। चिराद कहाँ है, बिहार में है। जी हाँ बिल्कुल। समाधि स्थल पोर कालम कहाँ है दोस्तों। ठीक है, ये समाधि स्थल कहाँ से, किससे संबंधित है, पोर कालम से संबंधित है। जो बस्ती समाधि स्थल है वो पिकली हल से संबंधित है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 सॉरी ए 1 2 3 हमारा तीनों, यानी इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, आगे चलते हैं 106 पे, सॉरी 109 पे चलते हैं दोस्तों। 109 भी कह रहा है कि हमें मिलान करने को बोल रहा है, क्योंकि आजकल आपने पैटर्न देखा होगा, क्रोनोलॉजी में आपको मिलाने को ज्यादा तरीके से दे रहा है कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन किससे मैच करेगा, ये ज्यादा। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं। तो मिलान करने की बात कर रहा है दोस्तों। तो आजकल आपने देखा होगा पैटर्न पीसीएस का या और भी एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें आपको ज़्यादा तरीके से मिलान और क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपको बोलेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो 109 का आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। जो मेन हीर है दोस्तों, मेन हीर किससे संबंधित है, वो प्रस्तर से संबंधित है, प्रस्तर स्तंभ से संबंधित है। उसके बाद जो कह रहा है कि कुल्हाड़ी वाला कुडाईकल जो है वो कहाँ से संबंधित दोस्तों, फरशिला से संबंधित है। उसके बाद टोपिकल जो है वो छत्रशिला से संबंधित है। उसके बाद डोलमेन की बात कर दें तो वो प्रस्तर मेज से संबंधित है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4। 110 पे चलते हैं। इसमें क्या हुआ कि लोकेशन आपको यूपीएससी पहले ना इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था। 2006 का क्वेश्चन है, आपको एक मैप दे देता था, उसमें आपको लोकेट करना होता था वो जो आपने ऑप्शन दिया था, उसमें जो ऑप्शन देते थे तो उसको हमें क्या करना है, लोकेट करना था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा डॉल मेन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमें मैप दिया है इसमें जो दर्शाया गया महापाषाण जो युग प्रारूप जो दिया है वो डॉलमेन महापाषाण युग के प्रारूप को सम्मिलित करता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। 111 नंबर पे कह रहा है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृत भांडों के अंदर का
काला है और बाहर का रंग लाल है। ठीक है, उसका दूसरा कह रहा है कि इन रंगों के मृदभांड पर अलग से पुताई हुई है। तो 111 का जवाब देंगे दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इसकी व्याख्या भी स्पष्ट तरीके से कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 112 नंबर। 112 नंबर कह रहा है कि फिर से कथन कारण वाला आपको देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि में प्रभुत्व व्यवसाय था, प्रमुख व्यवसाय था। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ठीक है, 112 का जवाब देंगे। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही से कर रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 113 पे चलते हैं दोस्तों। 113 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के अमृतभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 114 नंबर पे। 114 नंबर कह रहा है कि ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित में से मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? नेट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हर एक एग्जाम इस पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 114 का जवाब देते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 115 पे चलते हैं। 115 कह रहा है कि नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत में प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग है? तो आइए देखते हैं, यूपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 115 की बात करें तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका आंसर जीवाश्म है। ये भी हाँ जी बिल्कुल सही है। हाथ की कुल्हाड़ी जी बिल्कुल पहले प्रागैतिहासिक काल में इसको देखने को मिल जाएगा। मृदभांड जो मिट्टी के बर्तन थे वो भी देखने को मिल जाएगा। अस्थि के शव आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा 1 2 3 4 हमारा सही ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इसमें चारों के चारों प्रागैतिहासिक काल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 116 पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। जो चूल्हा है दोस्तों वो उसका भी पुरातात्विक अवशेष मिला हमको देखने को मिल जाएगा। नेट जीआरएफ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। 116 का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा ए सही हो जाएगा। बीला सुरगाम में। ठीक है, बीला सुरगाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशु के प्रमाण मिले हैं? पशु के प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं जो पशु के प्रमाण है दोस्तों वो कहाँ से मिला है। 117 का जवाब देंगे आप लोग तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बागोर। बागोर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पड़ जाएगा। ठीक है, 18 नंबर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल से सर्वप्रथम सूचित किया गया? कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? यूपी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 118 का जवाब देंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लिंग सुगुर में। ठीक है, कहाँ? लिंग सुगुर में। 119 कह रहा है कि मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? तो ए आप क्वेश्चन का जवाब देंगे 119 का। ये क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिल जाएगा। तो जो डार्विन महोदय हैं, जो ह्यूग्रोस ड्रेविन करके हैं, उन्होंने उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन थे। जो चार्ल्स डार्विन थे दोस्तों 120 का जवाब देंगे। ये आपको मैंने अभी आपको बताया। तो वो कहाँ से संबंधित थे? वो जीव विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी वैज्ञानिक। ठीक है, आगे चलते 121 कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? जो चार्ल्स डार्विन थे दोस्तों वो कहाँ के निवासी हैं? उनके निवासी को लेकर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 122 पे चलते हैं। 122 कह रहा है कि डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन करता है? तो आप लोग 122 का जवाब देंगे दोस्तों तो इसका आंसर आइए देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, देवी उत्पत्ति मत का। ठीक है, देवी उत्पत्ति मत का सिद्धांत को क्या करता है? खंडन करता है। 123 कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीज वॉइस मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है दोस्तों? 123 का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन इसके लेखक है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं 124 पे। 124 कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीज
वाइस मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो 124 का जवाब देंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ये दोस्तों हुई थी 1859 में प्रकाशित हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 125 कह रहा है कि द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति दोस्तों? 125 का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन की ये क्या है? कृति है। ठीक है। 126 पे चलते हैं। 126 क्या कह रहा है दोस्तों? 126 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्रमाण ही क्या है? जीवित बच पाते हैं। ठीक है। योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीवों का अस्तित्व है उसमें निरंतर संघर्ष होता रहता है, परिणाम स्वरूप वही जीवित रह पाते हैं जो योग्यतम प्राणी होते हैं। तो आइए देखते हैं 126 में कौन सा योग्यतम प्राणी माना जाता है। ये बात किसने कही है? तो जिन्होंने डार्विन ने ही इस बात को प्रूफ किया है। ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। 127 पे चलते हैं। कह रहा है कि पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो 127 का जवाब देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में क्या किया है? परिभाषित किया है। ठीक है। 128 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। जो लोपिथेकस जो प्राप्त हुआ था दोस्तों, वो कहां से प्राप्त हुआ था? 128 का जवाब देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। 129 पे चलते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 29 का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी मानव संप्रणाली। कौन सा? दक्षिणी मानव संप्रणाली हो जाएगा। ठीक है। 130 का देख लेते हैं। पिंथेकस थ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पिंथेकस पिंथेकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? आप लोग बताना है 130 का जवाब। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा चलने वाला कपि मानव। ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ताकि मुझे एक अंदाजा लगे कि आप किस पड़ाव में हैं अभी। ठीक है। 131 कह रहा है कि होमो इरेक्टस किस तरह के एक सेकेंड मेरे भाई। कह रहा है कि होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता था? क्या करता था? घोषित करता था। तो 131 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि होमोसेपियंस नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल क्या है? तो आइए देखते हैं क्या है दोस्तों नियंडरथाल। तो वो क्या है? एक स्थान है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 133 कह रहा है कि नियंडरथाल स्थित है। जो नियंडरथाल जगह है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो आइए देखते हैं, वो जर्मनी में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 134 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? हमें बताना है कौन सा होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन सा इसका नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि इसका अनुसंधान नाम नहीं है। ठीक है। 135 पे चलते हैं। कह रहा है कि क्रो-मैग्नन स्थित है। जो क्रो-मैग्नन है मेरे भाई, वो कहाँ स्थित है? इसका जवाब हमें देना है। 135 का जवाब देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस में। कहाँ स्थित है दोस्तों? वो फ्रांस में स्थित है। 136 पे चलते हैं। 136 कह रहा है कि को-मैग्नन, जो को-मैग्नन है वो क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। 36 पे जवाब की बात कर लेते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस में स्थित क्या है? शिलाश्रय है। क्या है मेरे भाई? शिलाश्रय। कहाँ पे? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्लिस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो 137 का जवाब देंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, हिम युग हो जाएगा। ठीक है। ये हिम युग के समानार्थी के स्वरूप। उसके बाद 138 कह रहा है कि हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो 138 का जवाब देंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, होलोशील। होलोशील हमारा सही जवाब हो जाएगा। 139 पे चलते हैं। कह रहा है कि पूरा पाषाणकालीन मनुष्य या मानव मुख्यतः निर्भर थे। वो किस पे निर्भर थे दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते थे कि पहले के जो
मनुष्य थे वो शिकार बहुत ही करते थे। शिकार करके उसे क्या करते थे, उसे मारकर खाते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोस्तों कभी-कभी शिकार ना देकर आखेट पूछ लेता है तो हमें गलत नहीं करना है। आखेट का मतलब ही होता है शिकार करना, ठीक है? इसको ध्यान रखना। 140 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाणकालिक विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था। तो 140 की बात कर लें, अगर ये डायलेमा पैदा कर रहा है तो हमें किस माध्यम में जाना चाहिए? तो हमें जाना चाहिए मध्य पाषाण में जाना चाहिए, ना ही हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, ना ही नवपाषाण की बात कर रहे हैं, ठीक है? ना ही उसमें सक्षम थे, ना ही इसमें। तो इसके हिसाब से जब अप डाउन नहीं होगा तो हम किसमें जाएँगे? मध्य पाषाण काल में जाएँगे, क्योंकि हमारे पास 3 पाषाण होते हैं, पूर्व पाषाण या निम्न पाषाण भी कह सकते हैं, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ठीक है? तो आइए देखते हैं, इस सेशन का लगता है लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, 40 क्वेश्चन हमने आपसे वादा किया कि कम से कम 35 से 40 या 40 से 45 क्वेश्चन आपको डेली आपको देखने को मिल जाएँगे। वीडियो ना ज़्यादा लंबा हो, ना ज़्यादा छोटा हो, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने में कोई दुविधा ना हो। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विद की रचना है दोस्तों? तो 141 का जवाब देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। गार्डन चाइल्ड की रचना है, किसका मेरे भाई? गार्डन चाइल्ड का, ठीक है दोस्तों? दोस्तों वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन बस 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 40 का इसमें 41 है, यानी 141 141 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित दिए गए हैं। कल फिर आपको अगले सेशन में मिलेगा 142 क्वेश्चन से। हम दोस्तों बीच में कोई गैपिंग नहीं होगी, आपको सीरियल वाइज से सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? ये नहीं कि एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन वहाँ, कोई भी क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन मिस नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सभी को फ्री कंटेंट दे सकूं, जिनके पास, मेरे भाई बहन के पास पैसे अफोर्ड करने के लिए, मतलब कोई टेस्ट सीरीज या कोई कोर्स खरीदने के लिए कोई पैसे ज़्यादा उनके पास जब लगते हैं तो उनके पास नहीं होते, आर्थिक तंगी होती है। इसके लिए मैं ये सबको नज़र रखते हुए इस मैं चैनल को आपके लिए स्टार्ट किया गया है और आपके ही ऊपर ये समाप्त मैं करूँगा। इसको कहने का मतलब आप पे ही समर्पित है ये। तो आप लोगों की डिमांड से आप लोग जो डिमांड करेंगे उस पे ये कंटेंट आएगा, विदाउट किसी पैसे के, विदाउट किसी कॉस्ट के, और कोई पेड कोर्स नहीं होगा, बस वनली आपको प्रैक्टिस है, इसीलिए इसका नाम वनली प्रैक्टिस ही रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। लेखपाल की भी प्रैक्टिस सेट चल रही है, जो कि आपको 21 तारीख को मई में होने वाला एग्जाम है। तो आप लोग प्लीज़ इससे वंचित ना रहें, आप लोग इसको ज़रूर सपोर्ट करिए इस चैनल को। कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद क्लास, अपना ख्याल रखिए।